अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, आरिफ निज़ामी साहब साथ हैं। शुक्रिया निज़ाम साहब आपका प्रोग्राम में। इसके अलावा जाहिद हुसैन साहब सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। जाहिद साहब बहुत शुक्रिया आपका। जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बिलखुसूस दिफाई उमूर पे ख़ासी एक्सपर्टीज़ हैं इनकी। डॉक्टर साहब, जनरल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपसे भी गुफ्तगू करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन को लेके अब सर्वे और पेशीन गोइयाँ भी सामने आना शुरू हो गई हैं। गैलब का एक सर्वे PTI पहले और पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पर है। देखते हैं अब हुकूमत कौन सी जमात बनाती है, और इस दौरान जो बयानात हैं वहाँ से पार्टी क़यादत के वो भी सामने आ रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा जो अमेरिका में चल रहा है, जो बाइडन मुंतखब हो गए हैं, ट्रंप हार मानने को इनकारी हैं, इस पर भी प्रोग्राम में ज़िक्र करेंगे। कोविड को लेकर भी NCOC की कुछ नई सिफारिशात आई और बिलखुसूस PDM के जलसे से पहले अगर हुकूमत कोई फ़ैसला कर लेती है तो फिर क्या होगा। लेकिन निज़ामी साहब, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कल की जो डेवलपमेंट थी, जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी पे स्टेटमेंट सामने आई थी ISPR की जानिब से, पीपल्स पार्टी तो उससे मुतमईन है, लेकिन नून लीग और उनके जो कायद हैं नवाज़ शरीफ साहब वो इसको मुस्तरद भी कर रहे हैं। और शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं वो ये कह रहे हैं कि इस रिपोर्ट को पब्लिक भी किया जाए। नून लीग मुतमईन क्यों नहीं है? वो नून लीग ने तो उसको तुर्की बतुर्की जवाब दिया है जी। आपको याद होगा जब नून लीग की रिपोर्ट थी तो DG ISPR थे आसिफ गफूर साहब, उन्होंने कहा था इट इज़ हेयर बाय रिजेक्टेड। तो मियाँ साहब ने भी तुर्की में तुर्की इसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन ये तो हल्के बुल्के अंदाज में था। लेकिन जो असल बात है वो ये है कि रिपोर्ट्स जो हैं वो सिद्क़ दिल से क्यों नहीं फिर जारी की जाती। जब मर्ज़ी आप उसको रिजेक्ट कर दें, सूट करे तो एक्सेप्ट कर लें, और असल कहानी जो वो बीच में गायब हो जाती है। और आपको पता ही है कि डॉन लीग का तो आज तक ही गायब है वो। ये रिपोर्ट्स भी निज़ामी साहब वैसे एक हिस्ट्री के साथ साथ मिस्ट्री भी रही है पाकिस्तान की सियासत में। अगर आप माजी में की रिपोर्ट्स का भी जिक्र करें, कोई आती हैं कोई नहीं आती हैं। को आती हैं को कभी नहीं आती। जो अब्दुर्रहमान कमीशन रिपोर्ट है, एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट है, यहाँ कई मसाले दी जा सकती हैं। जनरल साहब भी साथ हैं निज़ाम साहब। जी जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम निज़ाम साहब। ये हम ये कह रहे थे कि रिपोर्टें जो है ये रिजेक्ट भी होती हैं, एक्सेप्ट भी होती हैं, फिर वक्त के साथ साथ इनका नैरेटिव भी बदल जाता है। इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए निज़ाम साहब, रिपोर्टें बाज़ तो ऐसी हैं जिनमें के बाद सिक्योरिटी के इशूज़ हैं जो कि सिक्योरिटी के नुक्ता निगाह से उन पर पाबंदी लग जाती है कि ये क्लासिफाइड है, सीक्रेट है, ये तो ये भी डिवेल्ज नहीं की जा सकती। उनके बारे में ये होता है कि वो हर साल रिव्यू किया जाता है और रिव्यू करके तो उसके बाद उस पर राय दी जाती है कि फिलहाल ये डाउनग्रेड की जाएगी या नहीं की जाएगी। क्योंकि जब एक दफा आप क्लासिफाई कर देते हैं फिर आपकी जिम्मेदारी नहीं रहती, वो फिर एक बोर्ड ऑफ आप कह लीजिए कि ऑफिसर्स बैठता है जो कि हर दफा वो डॉक्यूमेंट्स को वैल्यूएट करके तो फैसला करता है कि इसको अभी पब्लिक करना चाहिए या नहीं, या डाउनग्रेड करना चाहिए या नहीं। मसलन सीक्रेट है तो उसको कॉन्फिडेंशियल कर दिया, कॉन्फिडेंशियल से आके वो रिस्ट्रिक्टेड हो गई, और रिस्ट्रिक्टेड से आके फिर वो बिल्कुल ओपन हो जाती है कि जी अब ये डॉक्यूमेंट पब्लिक में चली जाए। तो एक तो ये प्रोसेस है जो कि गवर्नमेंट फॉलो करती है अपने गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है जब वो एक बोर्ड मुकर्रर करके सालाना रिव्यू करवा देती है, तो फिर वो बोर्ड की रिकमेंडेशन है जो कि इम्प्लीमेंट करनी होती है। उसके अलावा बाज़ रिपोर्ट्स हैं जो कि पब्लिक इंटरेस्ट की हैं, वो पब्लिक में लानी बहुत जरूरी होता है, लेकिन बाज़ औक़ात वो भी अपने मफादात की वजह से, पोलिटिकल मसला आपके मफादात हैं, आप नहीं लाते, वो बड़ा नुकसानदेह है। उसकी वजह यह है कि उसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा फिर स्पेकुलेशंस चलती रहती हैं और कभी भी अवाम के सामने हकायक नहीं आते। तो ये एक इशू है इसमें जो कि एड्रेस करना चाहिए। और राइट टू इंफॉर्मेशन जैसे हमने हमेशा प्रमोट किया मुल्क में, ज़बानी तौर पे या कह लीजिए कि इखलाकी तौर पे तुम बात करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं देते उस तरह, जो कि गलत है, देना चाहिए। तो ये मेरा मौक़िफ़ तो यही है कि जो पब्लिक इंटरेस्ट की रिपोर्ट्स हैं उनको पब्लिक में ज़रूर लाना चाहिए। ज़ाहिद साहब, जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है इसका तो रोल ही ये रहा है कि छुपाओ जितना छुपा सकते हो, और बाहर लाओ वो भी सिलेक्टिव लीक्स होती हैं, असल बात तो पता ही नहीं लगती कभी।
देखिए, रिपोर्ट तो आनी चाहिए। जो भी तहकीकात होती हैं, जो है चाहे किसी किस्म की भी हो, मेरे ख्याल दुनिया भर में ये रिवाज है कि जो भी तहकीकात होती हैं उसको सामने लाना चाहिए। और ख़ासतौर पर इस किस्म की रिपोर्ट्स में जहाँ पे एक सियासी मामलात हों, जहाँ पे दो इदारों के दरमियान एक तसादुम का ख़तरा था और ख़ासा एक बड़ा क्राइसिस बन के आया था, मेरे ख्याल ये कि उसकी रिपोर्ट पूरी आनी चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट की बात आती है। देखें, ये जब इतना बड़ा एक वाक़या था और जिम्मेदारी भी डाली जा रही है, तो इसमें मेरा ख्याल ये है कि कोई मजाक नहीं है कि उसकी पूरी रिपोर्ट आए, ताकि लोगों को भी एतमाद हो कि इस किस्म की जो तहकीकात होती हैं उसका मकसद कुछ होना चाहिए। अगर रिपोर्ट्स बाहर नहीं आती हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो तहकीकात हो रही होती हैं वो बगैर मकसद के होती हैं, वो सिर्फ एक पर्दापोशी के लिए की जाती है। तो मैं समझता हूँ कि रिपोर्ट पूरी आनी चाहिए। और अभी तो हमने देखा है कि जो है वो उस पर यानी जो एक लिहाज से जो उसका समरी थी वो हमारे सामने आई है। लेकिन उसमें जो मुझे जो चीज़ अच्छी बात है कि ये कहा जा रहा है कि उन लोगों के खिलाफ, उन ऑफिसर्स के खिलाफ जो कि इसमें मुलव्विस थे, उन पे जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और की जाएगी। तो उसमें लेकिन उसमें एक खुला रहती है कि जब वो रिपोर्ट जो भी अभी सामने आई है, उसमें जो बात की है, जो वजूहात बताई हैं, वो मेरे ख्याल एक लिहाज से नामुनासिब थी। देखिए, ये कहना कि उन पर दबाव पड़ रहा था और पब्लिक का सेंटिमेंट्स था और उसको जो है फिर उसकी वजह से उन्होंने कार्रवाई की, मेरे ख्याल ये कोई चीज़ नहीं है। कोई पब्लिक प्रेशर की बात नहीं आती है जब ये इदारे जो हैं किसी खास डिसिप्लिन में काम करते हैं, जिनके एक लिहाज से जो है एक जो फ्रेमवर्क ऑफ ऑपरेशन होता है, तो इसमें ये कि पब्लिक का दबाव कहाँ से आ जाता है। तो ये मेरे ख्याल ये अगर ये चीज़ें ना आए तो बेहतर होगा, क्योंकि इससे कन्फ्यूजन ज़्यादा फैलती है, जज्बात में आ गए, फलाना हो गया, ये चीज़ें जो है ये नहीं होती हैं। आप रिपोर्ट को सीधी सीधी बात करें कि गलत कार्रवाई हुई थी, जो लोग इसमें मुलव्विस थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और कुछ कर भी दी गई है। मेरे ख्याल ये होती तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सी एक रिपोर्ट आती और पूरी तरह रिपोर्ट जो है कि क्या वजूहात थी, किन लोगों ने दबाव डाला था, वो आनी चाहिए थी। जनरल साहब, ये मैं सवाल आपसे पूछना चाह रहा था कि आया अस्करी इदारों को पब्लिक ओपिनियन के मुताबिक रिपोर्ट्स जारी करनी चाहिए या राय देनी चाहिए, या हक़ाइक़ की बुनियाद पे, या कोई दोनों का मिला जुला चीज़ देखनी चाहिए? मैं सारी बात सुनने के बाद इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि परसेप्शन इंतहाई गलत और हक़ाइक़ से बिल्कुल हटके है। इसको समझने की जरूरत है। देखिए, बात यह है कि ये रेंजर्स के ऑफिसर थे, ISI के थे, और ये लोग जो हैं वहां पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट की मदद के लिए वहां काम कर रहे हैं। रेंजर्स उनको सपोर्ट में दे दिए गए, आर्टिकल 245 के तहत। वो आर्मी कंट्रोल नहीं कर रही उनको। अब चीज ये है कि रेंजर्स के इस काम में या कुछ प्रोविंशियल गवर्नमेंट वहां पे इंक्वायरी कर सकती थी, करके GHQ भेज सकती थी कि जनाब हमारी ये फाइंडिंग्स हैं, आप देख लें। तो उसकी बुनियाद पे फिर GHQ खुद अपनी दोबारा इंक्वायरी ऑर्डर करता और करके फिर, क्योंकि सजा देनी GHQ नहीं है, वो आर्मी ऑफिसर्स हैं, अल्टीमेटली उनको वापस GHQ लाया जाएगा। इस वक्त तो सिविल मिसकॉन्डमेंट पे हैं। जब उनको वापस लाया जाएगा तो GHQ फिर उनके खिलाफ एक्शन करेगा। लिहाजा वो करने से पहले जब बिलावल ने रिक्वेस्ट की चीफ को कि जी डायरेक्ट आप ले लें, ये इमीडिएट मसला हम चाहते हैं कि आप ही डायरेक्ट इंटरवीन करें, तो उनको डायरेक्ट इंक्वायरी करनी पड़ गई। इसलिए कि ये प्रोसेस छोटा कर दिया कि इंक्वायरी करके उनको वापस ला के सजा देने का काम यहां कर लिया जाए। सो GHQ या आर्मी इसमें ना मुलव्वस थी, ना उनका कोई इसमें काम था। पहली बात यह समझ लें। एक चीज ध्यान में रखिए कि ये रेंजर और पुलिस का बड़ा मिल के काम है, जो कि वहां पे कराची की सिक्योरिटी में ये दिन में कई दफा मीटिंग करते हैं जी। ये कोई अनोखा काम नहीं हुआ कि बड़ा बहुत क्राइसिस आ गए जी, तबाही मच गई, बिल्कुल आसमान जमीन पे गिर चुका है। नहीं, ऐसा हुआ नहीं। सिर्फ इसको क्रिटिसाइज किया गया है, जबकि ये मीटिंग इनकी रोजाना की बुनियाद पे होती। और फिर इन्होंने जो मीटिंग करके वहां पे तय किया, उसमें डिसएग्रीमेंट को रिजॉल्व करके तो IG के ऑर्डर पे ये हुई, फिर FIR दर्ज हुई। आर्मी ने जिस चीज का नोटिस लिया वो दो चीजें थी। एक तो ये कि इन्होंने जोश में आके तो उनको उसी वक्त बुलाने का इंसिस्ट किया, जो कि ये स्पेंड कर सकते थे सुबह 9 बजे तक, इतनी इमरजेंसी नहीं थी। दूसरा ये कि जो बुलाने के लिए गए, क्योंकि टेलीफोन पे बार बार कांटेक्ट कर रहे थे तो टेलीफोन पे जवाब नहीं था। सो जो लोग बुलाने के लिए गए वो जूनियर रैंक के लोग थे, लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के लोग थे। अब जो हटाए गए हैं वो ब्रिगेडियर भी हैं
और लेफ्टिनेंट कर्नल भी हैं, क्योंकि ब्रिगेडियर्स को जिम्मेदार समझा गया कि ये जो क्लमजीली ये आपने किया है काम, प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखा। सूबे का एक चीफ था पुलिस का, उसको बजाय आप ये कहने के उसको इंतजार कर लेते, टेलीफोन अगर नहीं जवाब आ रहा तो जब आता उससे बात हो जाती तो उनको कहते कि जनाब फलां वक्त मीटिंग। जी जी, तो ये प्रोसेस में गलतियां हुई हैं जो आर्मी ने नोटिस लिया है। तो जो जाहिद साहब बात कर रहे हैं ना, वो इस तरह नहीं है। सो इस वजह से मैं ये समझता हूँ आपकी बात दुरुस्त है कि अगर इंक्वायरी के मुदरजात पब्लिक में दे दिए जाएं तो ये शुकूक व शुबात जो आज उठ रहे हैं, जैसे जाहिद साहब बात कर रहे हैं या आप कर रहे हैं, तो वो दूर हो जाएंगे, अवाम को सही सूरत पता लग जाएगी। और क्वाइट पॉसिबल गवर्नमेंट अपनी इंक्वायरी को पब्लिक करे तो उसमें भी ये चीजें आ जाएं। लेकिन लाजमी बात है कि ये उस किस्म की क्राइसिस या वो इशू नहीं था जो पब्लिक में बात की जा रही। जी ठीक है, ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं जनरल साहब, ब्रेक के बाद बताएंगे। तो इसके बाद के जो हालात हैं और फिर जो पीडीएम में इस रिपोर्ट के बाद वफाकी हुकूमत, ये शिबली फराज साहब दावा कर रहे हैं कि निफाक पड़ गया है क्योंकि पीडीएम इस रिपोर्ट में हर जमात अपनी राय दे रही है, ये कितना सच है, ये कितना हकीकत के करीब है? ब्रेक के बाद बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। जाहिद साहब आपकी तरफ आते हैं। जाहिद साहब, ये रिपोर्ट आ गई, पीपल्स पार्टी मुतमईन है, नून लीग नहीं है, वफाकी हुकूमत के तर्जुमान कहते हैं कि ये पीडीएम में जो नफाक है उसकी निशानदेही करता है। क्या वाकई ये रिपोर्ट सबब बनेगी पीडीएम में नफाक के लिए, या उसके लिए तो और भी बहुत कुछ हो सकता है? और माजी में जो कुछ हुआ, ये गिरफ्तारी हुई जब से कैप्टन साहब की, तो उस वक्त निफाक नहीं पड़ा, तो इस रिपोर्ट के आने के बाद पड़ सकता है? देखिए ये इख्तिलाफ तो राय तो मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है। और पीडीएम में जितनी जमात मौजूद हैं उनमें बहुत सारी चीज़ों पे यानी इख्तिलाफ मौजूद रहेगा। जैसे न सिर्फ इस पर बात आई कि रिपोर्ट जो है वो पीपल्स पार्टी ने उसको खैर मकदम किया है, क्योंकि इसकी वजह यही थी कि ये जो कार्रवाई की एक लिहाज से जो सिंध हुकूमत या बिलावल जरदारी साहब ने जो बात की थी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, उसके नतीजे में अमल में आई है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये पीपल्स पार्टी मेरा ख्याल यही समझती है कि ये इसकी कार्रवाई तस्लीम किया गया कि गलती हुई है, तो यही उनके लिए शायद काफ़ी होगा। और है इनका रवैया जो PMLN का उससे जो मुख्तलिफ है। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें रहेंगी, क्योंकि उससे पहले भी बिलावल साहब का एक BBC में एक इंटरव्यू आया था जिसपे उन्होंने इस बात को कहा था कि वो शौक में आ गए जब मियां नवाज शरीफ साहब ने गुजरांवाला में तकरीर की। तो ये चीज़ें रहेंगी, क्योंकि हर पार्टी का एक मुख्तलिफ एक लिहाज से जाविया है इस इत्तेहाद में। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि इत्तेहाद टूटेगा, वो चलता रहेगा। उसमें बहुत सारी जो है वो इख्तिलाफात भी होंगे। देखें, इसका इस वक्त जो इत्तेहाद बना है वो एक लिहाज से देखा जाए तो सिर्फ एंटी गवर्नमेंट एक उसमें बना है। बात जो है जमातें जो है जैसे PMLN है, उसका रवैया जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ ज़्यादा सख्त है, नाम लेके बात करते हैं। और लेकिन जबकि दूसरी जमातें मेरा ख्याल ये है कि वो नहीं करती हैं उस तरह की। तो ये चीज़ें रहेंगी किस अंदाज में क्या बात की जाए। तो लेकिन इसमें मुझे नहीं लगता है कि इस रिपोर्ट पे या जो PMLN ने जो इसको रद्द किया है या पीपल्स पार्टी ने उसको जो है खैर मकदम किया है, उसकी वजह से PDM टूटती हुई नज़र नहीं आ रही है मुझे। इख्तिलाफात रहेंगे, उसके बावजूद भी कायम रहेगी। जी, ये बात ठीक है आपके साथ साहब कि ये इतनी आसानी से टूटेगी नहीं है। लेकिन जो अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखें तो ये इस सूरत हाल में PDM कुछ डिलीवर भी कर पाएगी, क्योंकि उन्होंने तो एक तहरीक चलाने का वो अंदिया दिया हुआ है। उस किस्म की चीज़ जब आएगी तो और बातें खुल के सामने आएंगी। तो ये इसका वही माजी की जो ये इस तरह का इत्तेहाद है वही नतीजा निकलेगा। ये कुछ प्रिवेल कर पाएंगे किसी इशू पे? हाँ, नहीं देखिए, एक बात तो ये कि जहाँ तक तहरीक चलाने का ताल्लुक है, मेरा ख्याल ये है कि 2-3 जलसे अभी हुए हैं, उसका इम्पैक्ट तो पड़ा है। लेकिन कोई ऐसी मुझे सूरत हाल नज़र नहीं आती है कि कोई ये बहुत बड़ी तहरीक का रुख इख्तियार कर जाएगी जिसकी वजह से हुकूमत को जाना पड़ेगा। मेरा ख्याल ये अभी तक तो मुझे नज़र नहीं आता है, क्योंकि देखें एक लिहाज से ये जलसे तो बड़े हो सकते हैं, बहुत बड़े हुए हैं। और पंजाब में ख़ास तौर पे जो एक लिहाज जिसको कहा जाता है कि बैटल ग्राउंड पंजाब ही होगा,
तो वहाँ भी PMLN की बहुत बड़ी एक लिहाज से ताकत मौजूद है। लेकिन ये क्या एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन के आती है कि पाकिस्तान की तारीख में हमने देखा है कि इस किस्म की तहरीकों से हुकूमतें नहीं गई है। जैसे हमने इमरान खान साहब का जो देखा था, उन्होंने धरना दिया था, फिर उन्होंने बहुत कोशिश की थी, उन्होंने 6 महीने तक जो है वो जोर लगाया, लेकिन हुकूमत को गिरा नहीं सके। बावजूद इसके कि उस वक्त कहा जाता था कि उनको एस्टैब्लिशमेंट के एक हिस्से की हिमायत भी हासिल थी। यहाँ पे सूरत हाल काफ़ी मुख्तलिफ है। हुकूमत दबाव में ज़रूर आई है और आएगी और ज़्यादा आएगी, लेकिन एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये इतनी ताकत दिखाएंगी कि जो है वो तहरीक के नतीजे में हुकूमत को रिजाइन करना पड़े, वो मुझे नज़र नहीं आती है। जी। और ख़ास तौर पर जो है मैं ख्याल इस पे जो मुख्तलिफ जमातें इसमें शामिल हैं उनका भी एक इख्तिलाफ मौजूद है कि किस हद तक जाएंगे। क्या वो इस्टेब्लिशमेंट को जो पूरी तरह उससे जो है कन्फ्रंटेशन लेंगे, ये बहुत बड़े सवालात मौजूद हैं यहाँ पे। जी जनरल साहब, आप क्या कह रहा है, ये तहरीक कोई बनने लगी है, ऐसे ही एक कदम आगे 2 कदम पीछे रहेंगे? देखिए रज़ान साहब, मुझे जो नजर आता है, बिल्कुल मैं जाहिद भाई से बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ। एक तारीख भी मौजूद है। आप देखिए कि ये महंगाई जिसकी जो बुनियाद है या जिसकी वजह से एक आम आदमी इफेक्टेड है और उस पर फोकस कम है, ये जो बात करते हैं हमारे PDM के लोग, वो ज्यादातर ये कि ये निकम्मे हैं, नालायक हैं, सिलेक्टेड हैं, ये इस तरह की बातें हैं। लेकिन आम आदमी डेफिनेटली इफेक्टेड है महंगाई से, और ट्रैक रिकॉर्ड किसी का भी बहुत अच्छा नहीं है उस मामले में, क्योंकि ज्यादातर तो ये हुकूमतें इन्हीं पार्टियों की रही जो आज PDM बना के बैठी हुई। उसके साथ साथ एक जो तारीखी जो चीज मैं जिसका जिक्र करने लगा, तो वो ये है कि समहाउ मैं बड़ा हैरान होता हूं कि महंगाई तो लगातार बढ़ती रही और लोग चीखते भी रहे, रोते भी रहे, लेकिन महंगाई के नाम पे कभी कोई तारीख नहीं चली। मैं अपने वक्त में मैं देखता, मुझे याद है मैं स्कूल से घर जा रहा था वापस, आपको रज़ान साहब पता ही है, सेंट्रल मॉडल स्कूल से घर निस्बत रोड था, तो मैं जा रहा था तो रास्ते में बहुत बड़ा जुलूस था। 4 आने मन के ऊपर गंदम महंगी हो गई तो सारी दुनिया के मजदूर सड़क पे थे। इसी तरह आपने देखा के दौर में 4 आने चीनी महंगी हुई थी तो लोग सड़कों पे। बिल्कुल। अब या तो इन लोगों पे एतमाद नहीं है किसी को और वो इनके कहने पे बाहर नहीं आते। महंगाई तो है, ये नहीं है कि आम आदमी से अगर आप बात करें तो वो रोता नजर आता है, लेकिन वो तहरीक की शक्ल में बाहर आने को तैयार नहीं है, क्योंकि या तो उनको एतमाद नहीं है लोगों पे कि ये वाकई जेन्युइनली ये चीज एड्रेस करना चाहते हैं, या ये कि लोगों के ज़राए आमदन कुछ और भी हैं कि जिनकी वजह से वो अपना कुछ सिलसिला पूरा कर लेते हैं और वो समझते हैं कि ये गैर जरूरी है हम सड़कों पे आए। तो ये उस चीज को मैं जब देखता हूं तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऐसी तहरीक जो भुट्टो के दौर में चली और वो आखिरी थी, मेरा ख्याल है, जो हमने एक निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक देखी। आज भी कुछ दीन के नाम पे निज़ाम मुस्तफ़ा, खत्म नबुव्वत, ये इस तरह की चीजों पे कुछ चला दे तो वो शायद जोर पकड़ जाए, उसके अलावा कोई चीज नहीं। जी जनरल साहब का तो ये कहने का मतलब है कि ये तहरीक जो है ये सब मसाइल हैं, उसके बावजूद लोग बाहर नहीं निकल रहे क्योंकि वो PDM पे एतमाद नहीं कर रहे। मेरा तो ख्याल से ये सही है कि लोगों को सड़कों पे लाना नामुमकिन है जी तकरीबन। निज़ामी साहब, क्या उन्हें रोटी के लाले पड़े हुए हैं? छोड़ो, क्या आना है तहरीक चला के रोटी 2 टाइम की मिल जाए, जो मिल रही है वो उससे भी जाएंगे। हाँ बिल्कुल ऐसे। जाहिद साहब, ज़रा ये जो गवर्नेंस के मैटर्स हैं, महंगाई की बात कर दी है जनरल साहब ने, तारीखी महंगाई है, अवाम के मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं, हुकूमत का वर्जन या मौक़िफ़ यही है कि पिछली हुकूमतें ये करती रहीं। आप नहीं समझते ये कहीं ऐसा ना हो कि ये अवाम खुद ही बाहर आ जाए, इन्हें किसी सियासी सहारे की ज़रूरत ना हो? जाहिद साहब, एक ये जो इस वक्त मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी हुकूमत के लिए जो मसला है वो 2 चीज़ें हैं। एक तो जो हालात जो हुकूमत जिस तरह चल रही है वो ना होने के बराबर है,
और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे पहले हमने बात की थी कि पंजाब जो है वो बैटल ग्राउंड है, क्योंकि वहाँ पे PMLN जो है वहाँ मजबूत तरीन जमात अभी भी है वहाँ पे। और वहाँ पे दूसरी तरफ अगर हम देखें तो PTI की गवर्नमेंट है वो ना होने के बराबर है। इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला अगर हुकूमत के लिए है, उसकी खुद अपनी ये एक लिहाज से जो कारकर्दगी है वो उसके खिलाफ जाती है। इस वक्त आप किसी से ही पूछ लें, मैं ख्याल पंजाब के अंदर, तो दो चीज़ें उनको नजर आती है, गिरानी बहुत ज़्यादा है, हालात बहुत तंग है। उसके अलावा जो दूसरी बात ये आती है कि हुकूमत नामी चीज़ कोई मौजूद नहीं है। तो वो तो ये सारी चीज़ें तो है, जिसकी वजह से खुद अपोजिशन को भी बहुत फ़ायदा हुआ है। लोग आते हैं जलसे में, उसकी एक और वजह भी है कि डिसकंटेंट जो है बहुत ज़्यादा है। ये जो है ये हमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पे नज़र आती है। मैं ख्याल ये कि आरिफ साहब इसको ज़्यादा जानते होंगे, मुझे तो लगता है बाहर से बैठ के कि पंजाब में इससे बुरी और यानी बेकार हुकूमत जो है शायद कभी भी नहीं आई थी, जिसका कोई वजूद ही नज़र नहीं आता है। तो अब वो ये है कि ठीक है, लोग, हमारे यहाँ तारीख ये रही है कि उसके बावजूद भी लोग सड़कों पे बहुत ही उस पे आते हैं जब काफ़ी अरसे से ये है। और उसमें और भी जो फैक्टर्स शामिल होते हैं, जब हम देखा भी एक PNA की तहरीक को देख लिया, उसकी नौयत बहुत मुख्तलिफ थी। वो एक लिहाज से इलेक्शन के साथ ही साथ जो है वो तहरीक बढ़ती चली गई, उसको भी 3-4 महीने चलती रही, पूरे पाकिस्तान में उसका असर हुआ। उसके बाद जो है, और ख़ास तौर पे जब उस वक्त भी हुआ जबकि खुद जो इस्टेब्लिशमेंट या सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक उसको जो है वो किया गया। तो यहाँ पे सूरत हाल तो दूसरी नज़र आती है कि जो अभी इस वक्त देखा जाए तो हुकूमत नामी चीज़ बहुत कम है। जो भी इस वक्त बची हुई है उसकी एक बहुत बड़ी वजह इसको इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट है। इस्टेब्लिशमेंट के सपोर्ट के बगैर ये 2 दिन भी खड़ी नहीं हो सकती है। ठीक, निजामी साहब, जनरल साहब जो बात कर रहे थे कि किसी मजहबी कार्ड के थ्रू अगर लोगों को पुल किया जाए तो शायद वो आ जाएं, तो मौलाना की सूरत में PDM में ये इंग्रेडिएंट तो मौजूद है, और वो तो बबांगे दोहल कहते हैं कि हम मजहबी लोग हैं। तो ख्याल है मजहबी कार्ड पे भी नहीं आएंगे जी, PDM। और दूसरे ये गौर करने वाली बात है कि बयानात की हद तक तो खान साहब जो हैं वो पुरजोश अंदाज से बयान देते हैं और कई रोज़ी तरीके करते हैं, लेकिन अब उनके जो नैरेटिव है उसमें काट खत्म हो गई है, कमज़ोर पड़ गया, बहुत कमज़ोर पड़ गया जी, और अमल नहीं है बुनियादी तौर पे। आप कितनी दफ़ा कहेंगे यार ये चोर है, ये उचक्के हैं, इनको छोड़ूंगा नहीं, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, महंगाई के जिम्मेदार ये है, करप्शन का जिम्मेदार ये है। तो ये कोई इनका जो ये मौक़िफ़ है ना, ये पिट सा गया जी। वो कहते हैं ठीक है यार बड़े चोर हैं ये, को आगे की बात भी करें कि हमारे मसाइल का हल क्या है, जो कुछ हो रहा है मुल्क में उसके मामलात किस तरफ हैं, तो उस तरफ तो जी कोई ये जनरल साहब से जान लेते हैं। जनरल साहब, PDM की हम कारकर्दगी या लोगों को पुल करना लाना उस पर तो बात कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत ने जो अब तक लोगों के मसाइल हल करने थे या जो गवर्नेंस के मैटर्स थे वो अपेरेंटली उस तरह वो कामयाब नहीं हो सकी है। इसकी वजह क्या है? क्या संजीदगी नहीं है या कोई और रीज़न है, या आपकी नज़र में कामयाब है हुकूमत? नहीं, मैं समझता हूं कि कामयाबी से तो दूर है ये। काफ़ी सारे अवामल हैं। एक तो ये कि इन्होंने बहुत सारे वादे किए जो लोग नेचुरली समझते हैं कि जनाब वो पूरे नहीं हो रहे। दूसरी बात यह है कि आप जब इकोनॉमी के बारे में फिगर वर्क देते हैं कि जनाब हमने ये करंट अकाउंट डेफिसिट ख़त्म कर दिया, ये किया, वो किया, तो वो सारी चीज़ें हो सकता है ठीक हों, लेकिन असल चीज़ ये है कि इनके समराज जब आवाम तक नहीं पहुँचते तो आवाम में तो बेचैनी मौजूद रहती है। वो तो अपनी मुश्किल को देखते हैं। कितने लोग होंगे पाकिस्तान में जो इकोनॉमी के फिगर्स जो हैं वो समझते होंगे या जानते होंगे। असल चीज़ ये है कि जब भी आप ऐलान करें कि जी जनाब मैंने बेहतरी लाई इकोनॉमी में, ये किया वो किया, तो उसकी आवाज़ नीचे लोगों से आनी चाहिए। वो बताएं कि हाँ हमारी ज़िंदगी में ये आसानी पैदा हुई, वो नहीं है। फिर ये है कि वज़रा जो हैं वो मेरा ख्याल है कि शायद अपने मामलात पे कम तवज्जो देते हैं, ज़्यादातर यही बयानबाजियों में उलझे रहते हैं, ये भी दुरुस्त नहीं है। और PDM को इकट्ठा होने में इस चीज़ से बड़ी मदद मिली है, कन्फ्रंटेशनल जो आप नैरेटिव चलाते रहते हैं, यानी हर वक्त अगर आप ये कहते नहीं ये चोर हैं, ये वो होंगे चोर, लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि आप सुबह शाम यही राग अलापते रहें? सबसे बड़ी कमज़ोरी जो मेरी नज़र में इस गवर्नमेंट की है वो है कि आपने ऑपोजिशन को तस्लीम ही नहीं किया कि ये इस सिस्टम का हिस्सा है।
वो बुरे होंगे, खराब होंगे, जो भी आप कहते रहे कहें, लेकिन वो इलेक्ट होकर पार्लियामेंट में मौजूद है, एक ऑपोजिशन है जो कि सिस्टम को चलाने के लिए उनकी बड़ी मदद की जरूरत है, उनकी कोऑपरेशन की जरूरत है। लिहाजा बड़ा जरूरी था कि पीटीआई उनसे एक वर्किंग रिलेशनशिप मेंटेन करती। आपने तो उससे फसाद खड़ा कर लिया, यानी वर्किंग रिलेशनशिप तो बहुत दूर चले गए, आप एक मखासमत आ गई, एक दुश्मनी लग गई, एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं। होना ये चाहिए था कि पार्लियामेंट में एक तावन मौजूद रहता और एक बड़ा प्रोडक्टिव किस्म की, पॉजिटिव किस्म की तनकीद भी होती ऑपोजिशन की तरफ से और तावन भी होता बिलाखिर लेजिस्लेशन के लिए। लेकिन ये तो मेंटेन नहीं किया उन्होंने पहले दिन से। खान साहब जाते ही नहीं, उनकी मीटिंग नहीं अटेंड करते, उनसे बात ही नहीं करते, कोई हाथ मिलाने को तैयार नहीं है। मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ी कमजोरी ये है जिसने, यानी वर्किंग रिलेशनशिप का ना होना, जिसने सिस्टम को बिल्कुल मुंजमद कर दिया और ऑपोजिशन को इकट्ठा कर दिया। आज वो इनके खिलाफ खड़े हैं और ये तमाशा जो है हम आप सफर करेंगे। ठीक, ये जो खान साहब जाते नहीं, निज़ामी साहब, आज की डेवलपमेंट है, स्पीकर साहब ने मीटिंग बुलाई हुई थी जो गिलगित बल्तिस्तान को सूबे का स्टेटस देना है उसको लेके, और जो अस्करी हुकाम है उन्होंने ब्रीफिंग देनी थी। पीडीएम जो है वो मौखर हो गई है। पीडीएम ने कह रही है कि हम उसमें नई शिरकत कर रहे हैं और बुनियादी तौर पे वो जवाज़ ये दे रहे हैं कि असद कैसर साहब ने ये मीटिंग कॉल की है और असद कैसर साहब कौमी असम्बली में अपोजिशन की आवाज़ दबाते हैं। ये बुनियादी जवाज़ वो फराहम करके आज की मीटिंग, इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है निज़ामी साहब, और वैसे भी नहीं हो रही थी जी, क्योंकि एक पेज पे ही नहीं है ये दोनों। नहीं, मीटिंग तो पेज पे लाने के लिए बुलाई जाती है ना, वो पीडीएम तो आ नहीं रही और वो जवाज़ उनके। जाहिद साहब, ये जो जनरल साहब ने नुक्ता उठाया कि हुकूमत ने अपोजिशन को सिस्टम का हिस्सा तसव्वुर ही नहीं किया, और फिर उसके बाद हम देख भी रहे हैं ये अनसर्टेनिटी, इसके क्या क्लाइमैक्स इसका क्या होता है, इसका ड्रॉप सीन क्या हो सकता है? देखिए, एक ये बात है, खुद इन्होंने जो इमरान खान साहब ने जो किया है वो तो ऐसा लगता है कि वो अपने आप को एक ऑटोक्रेट समझते हैं। उनके नज़दीक पार्लियामेंट की कोई अहमियत नहीं है, ये तो बिल्कुल साफ नजर आती है। देखिए, इख्तलाफात होते हैं दुनिया भर में, जो है अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान, इससे ज़्यादा जो है वो इख्तलाफात होते हैं, इससे ज़्यादा शोर होगा होता है, हर जगह होता है। कोई ऐसी पहली दफ़ा पाकिस्तान में नहीं है कि जो है एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए हैं, लेकिन वहाँ हुकूमतें जो, या उनके वज़ीर आज़म होते हैं या जो है सरबराह हुकूमत होते हैं, उनके अंदर एक स्टेट्समैनशिप होती है कि कहाँ पे जो है इख्तलाफात होते हैं, उसको शिद्दत के साथ उन पे एक दूसरे के ऊपर जो इल्ज़ामात भी लगते हैं, लेकिन बाज़ ऐसे नुक्ते होते हैं जहाँ पे आपको क़यादत के प्राइज़ देने पड़ते हैं। वो इमरान खान साहब में बिल्कुल नहीं है, शुरू से नहीं है। उन्होंने ये बात सही की जनरल साहब ने कि उन्होंने तस्लीम ही नहीं किया है कि अपोजिशन नामी कोई चीज़ भी होती है। उनके ख्याल में ये सब गंदे लोग हैं, इनसे बात नहीं हो सकती है, ये जो है सब चोर हैं। हालांकि उनको ये भी समझना चाहिए कि उनकी हुकूमत जो है एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। उनको जो है ये भी समझना चाहिए कि 4 या 5 इनके हलीफ जो हैं वो कल अगर थोड़ा सा भी खिसकते हैं तो इनकी हुकूमत खत्म हो जाएगी। वो इस बात को नहीं समझते हैं कि इस वक्त भी कंबाइंड अगर देखा जाए पार्लियामेंट के अंदर सेनेट और नेशनल असम्बली को मिला के, जो पीडीएम जिससे है और अपोजिशन की दूसरी जमातें, वो मिलके उनकी ज़्यादा बड़ी तादाद बन के आती है। तो इन हालात में किस तरह से ये जो है हुकूमत जो है ये सिस्टम को चला सकेगी? मैं ख्याल बिल्कुल नहीं चला सकेगी। वो तो ऐसा लगता है कि सारी कोशिशें ये है कि सारा काम जो है उनके लिए मिलिट्री लीडरशिप कर दिया करे, यही बात उनको समझ आती है। देखें, एक जैसे गिलगित बिल्तिस्तान के मसले पे बात आती है, ये तो सारी चीज़ें जो है वज़ीर आज़म को करनी चाहिए। पाकिस्तान की तारीख में ऐसे बहुत सारे वाक़यात हुए हैं जहाँ पे हुकूमत ने बुलाई मीटिंग, तमाम अपोजिशन के लोग शामिल हुए, क्योंकि वो एक उसका ताल्लुक जो है उन चीज़ों का एक नेशनल सिक्योरिटी से होता है या जो है अहम तरीन किसी नुक्ते पे होती है। यहाँ पे तो उल्टी बात आती है कि जो है आप मुझे बताइए कि क्या तुक बन के आती है कि जो है असद कैसर साहब ये मीटिंग बुला रहे हैं, मुझे कोई समझा दे। ये तो वज़ीर आज़म का काम है कि वो मीटिंग बुलाएं और उसमें सबको बैठाएं। या फिर ये कि पहले भी जो मीटिंग हुई थी वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बुलाई थी, वो भी मेरे ख्याल सही तरह नहीं था। इसमें तो क़यादत जो है वो तो सिविल हुकूमत को करनी चाहिए। और जब आप इतना आर्मी को सामने लेके आएंगे तो यकीन तौर पर तनकीद का निशाना भी बनती रहेगी। ठीक है जाहिद साहब, एक ब्रेक लेते हैं। जनरल साहब, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे ज़रा जिक्र करेंगे जो बाइडन साहब अब वाइट हाउस की राह देख रहे हैं, जाने को तैयार हैं, लेकिन ट्रंप साहब इनकारी हैं।
असर क्या पड़ेगा दुनिया पे, और ट्रंप साहब के जो नज़रिया है उसने दुनिया पे क्या असर डाला, इस पे बात करते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। जो बाइडन जो हैं वो अमरीकी सदर मुंतखब हो चुके हैं, लेकिन ये बात ट्रंप मानने को तैयार नहीं है। निज़ामी साहब, खैर ये सिलसिला तो उस अमेरिकन सिस्टम के तहत इसका नतीजा ज़ाहिर आ ही जाएगा, लेकिन जो राइट विंग पॉपुलिज़म है ट्रंप साहब की सूरत में, ये 4 साल कैसे रहे, दुनिया पे क्या इसका असर पड़ा, और इसके मुकाबले में जब लिबरल लोग रहे ज़्यादा देर इक़्तिदार में तो उस वक्त क्या था, उसके असरात दुनिया पे क्या थे, आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल से इसको ज़रा आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं ट्रंप के शर को। शर को अच्छा, मैंने बहुत देखे इलेक्शन हुआ, लेकिन ये नहीं देखा जो अब हो रहा है कि जो कंजर्वेटिव्स हैं, अल्ट्रा कंजर्वेटिव्स जो बड़े पावरफुल हो गए हैं, वो तो अपने आप को इस अंदाज से असर्ट करें जैसे वो कर रहे हैं, और लगता है कि अमेरिका जो है ट्रंप ने बाकी कुछ किया है कि नहीं किया, उनको बांट दिया, और ये बांटा है उसमें जो लिबरल आवाज़ है वो काफ़ी कमज़ोर हो गई है। और इन दी एंड एनालिसिस ठीक कह रहे हैं आपके, ये वक्त भी गुजर ही जाएगा, लेकिन अमरीकी इदारे जो हैं तो तबाही के करीब पहुँच गए। यानी आम हालात में देख रहे हैं, ये तो एनर्की है ना कि कोई सदर को मानने को तैयार नहीं है, उसकी अथॉरिटी को मानने को तैयार नहीं, वो डिफेंस सेक्रेटरी फारिग कर दिया इस तरह के, और हालात बात पर आगे क्या हो। तो जाहिद साहब, आपकी बड़े नज़र है ये अमरीकी पॉलिटिक्स पे, आप क्या समझते हैं ये क्राइसिस जो है ये कितना गंभीर है? हाँ, देखिए 2-3 चीज़ें। एक तो ये था कि जो ये इंतखाबात हैं, मेरे ख्याल है कि रिसेंट हिस्ट्री में इससे ज़्यादा जो है सख्त या जो कॉन्टेस्ट नहीं नज़र आता हमें। एक तो ये कि जो ये बात नहीं है कि अमेरिका में डिवीज़न नहीं था, बहुत हमेशा से रहा, वाइट सुपरमेसिस्ट जो है वो भी थे, लेकिन इसको 4 साल में जो ट्रंप ने इस चीज़ को हवा दी है तो अमेरिका बहुत ज़्यादा पोलराइज बन के आया है, और बाकायदा जैसे लगता है कि कोई सिविल वॉर लाइक सिचुएशन उन्होंने क्रिएट कर दी थी। और इसी के नतीजे में हम देखते हैं कि टर्न आउट जो है वोटर्स का इस दफ़ा रिकॉर्ड रहा है। और ये बात भी बहुत दिलचस्प है कि ट्रंप हार तो गए हैं, लेकिन उनकी वोटों की तादाद जो है उनकी पिछले इलेक्शन से कहीं ज़्यादा है। ये इससे नतीजा ये आता है कि ट्रंप को डिफीट तो इलेक्शन तो हार गए हैं, लेकिन जो जिस नज़रिया ये जो पोलराइजेशन है वो ख़त्म नहीं हुआ है, वो बल्कि ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर सकता है और कर रहा है। क्योंकि पहली दफ़ा अमेरिका में हमें नज़र आता है कि इलेक्शन को एक सिटिंग प्रेसिडेंट ने इलेक्शन के नतायज को मानने से इनकार कर दिया है, ये नहीं हुआ है कभी भी। तो ये चीज़ की निशानदेही करती है कि ठीक है, इसमें जो बाइडेन साहब जीत गए, और लेकिन ये था कि जो एक इख्तिलाफात हैं, जो एक पोलराइजेशन जो है वो खत्म नहीं हुआ, बल्कि शार्पन हुआ है, और उसके असरात जो है दुनिया में और दूसरी जो इस किस्म की तहरीकें उन पे भी पड़ेगा। ट्रंप का नज़रिया मुस्तरद ज़रूर हुआ है, लेकिन निज़ामी साहब नज़रअंदाज नहीं हुआ। दूसरे मानों में जो जाहिद साहब भी बात कर रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद में वोट मिलना जो है, और फिर अमेरिका से बाहर भी अगर आप देखें जी जहाँ जहाँ इस तरह की हुकूमतें रही हैं। जी जनरल साहब, आपका क्या तबसरा इस अजीब सी सूरत हाल पर जिसका तस्वर नहीं कर सकते थे? इसको आप इस इंटरनेशनल जो इसकी पिक्चर आ रही है आप उस पर देखें कि अभी तक मुबारकबाद नहीं दी चाइना ने और रशिया ने, और बाकी ममालिक में उन्होंने ठीक है मुबारकबाद वगैरह दी है, लेकिन एक तदब्बर का शिकार है। एक तो मैं समझता हूं कि अमेरिका के अंदर अपने एक इंतशार की सूरत और पोलराइजेशन बड़ी वाज़ेह सामने आ रही है। दूसरा ये है कि ये एक कानूनियत की तरफ ले जा रहे हैं उनको, और अपने मुल्क को अगर डोनाल्ड ट्रंप नहीं निकलता और जो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है, आप कह लीजिए कि उनकी पेंटागन है या स्टेट डिपार्टमेंट है, वो उसके साथ तावन करने से इनकार कर देते हैं, तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी क्राइसिस। और ये
कोई आम मुल्क नहीं है, ये वो मुल्क है जो दुनिया को लीड कर रहा है। तो इंटरनेशनली भी इससे खासा एक इम्पैक्ट आएगा, एक क्राइसिस आएगी। अब ये है कि दुनिया भी इसमें बटी हुई है। आप देखिए पॉलिसीज में फर्क है, और पॉलिसीज जो है वो जो ट्रंप करता रहा, जिस तरह सऊदी अरेबिया को प्रॉप अप कर रहे थे, इजराइल को कर रहे थे, ये वो चीजें हैं जिनमें के फर्क नजर आता है आगे। और ये मुल्क अपनी गेम वहां पे खेलेंगे, और इजराइल का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है वहां पे कि हो सकता है कि जो बाइडन के अगेंस्ट वहां पे कुछ अवामिल चले जाएं। तो मैं इस सारी सिचुएशन को एक झंझट समझता हूँ, ये समझता हूँ कि एक डिस्प्यूट, एक किस्म का क्योस सा क्रिएट हो गया अमेरिका में, जिसको रिजॉल्व करना उनके लिए आसान नहीं होगा। और खास तौर पे जब जो इसकी ट्रंप की सपोर्ट भी उसके वोटर्स के नुक्ता निगाह से बहुत बड़ी है। जी जाहिद साहब, ये जा रहे हैं क्राइसिस की तरफ, लगता ही होंगे। जाहिद साहब ये बताइए कि आप बड़ा नज़र रखते हैं चीज़ों पे, हाउ डू यू थिंक द चिप्स फॉलिंग नाउ इन अमेरिका? एक तो ये बात सही है कि अल्टीमेटली तो मेरा ख्याल ये है कि ट्रंप को पीछे हटना पड़ेगा बावजूद इन तमाम चीज़ों के, और इन इलेक्शन के जो नतीजे हैं वो आ जाएंगे। और ये मुमकिन नहीं होगा कि ट्रंप को कि वो जो है वो वाइट हाउस से ना जाए। मेरा ख्याल ये नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा डिले ज़रूर होगा इलेक्शंस का, ये नतीजे जाहिर होने में, लेकिन ये कि ट्रांजिशन तो होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त दो चीज़ें हैं ट्रंप के, ये जो बाइडन की जो आएगी उसमें दो उनके लिए बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। एक तो ये कि उन्होंने जो तकरीर की थी वो सही थी वक्त के हालात की वजह से, कि उनकी पूरा मैसेज ये था कि अमेरिका में यूनिटी होनी चाहिए। तो ये काम जो है वो काफ़ी मुश्किल होगा उनके लिए, कि इतना डिवाइडेड हाउस है, और ख़ासतौर पे इलेक्शन के बाद जो नज़र आती है उसकी वजह से और ज़्यादा जो है वो जो बाइडन हुई है डिवाइड, तो उसको किस तरह से कम करेंगे। दूसरा एक और बात भी आती है कि जो है ये भी देखना पड़ेगा कि सेनेट में अगर इनके पास अक्सरियत नहीं होती है जो बाइडन साहब के पास, तो उनके लिए बहुत सारे मुश्किलात पड़ेंगी चीज़ों के। पहले भी हमने देखा था कि ओबामा के ज़माने में भी वो उनका हैंडीकैप मौजूद था कि सेनेट की उनके पास नहीं थी। तो ये रहेगा। उसके बाद ठीक है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बहुत सारी चीज़ें चल जाएंगी जो कि ट्रंप ने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया था, लेकिन उसमें काफ़ी मुश्किलात होंगी। दूसरे, लेकिन एक इसके असरात जो है बाहर मुल्कों में फॉरेन पॉलिसी में बहुत ज़्यादा पड़ेंगे जो बाइडन के आने से। देखें, ट्रंप की सबसे बड़ी वो चीज़ जो थी वो ये थी कि उन्होंने मल्टीलैटरिज्म को बिल्कुल रद्द कर दिया था। उन्होंने जो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन थी उससे बहुत से अपने आप को पुल आउट भी किया था, खासतौर पे पेरिस एग्रीमेंट जो क्लाइमेट चेंज पे था, या जो है से लादगी अख्तियार की। तो वो जो है वापस अमेरिका अपनी ट्रेडिशनल उसमें आ जाएगा पॉलिसी। अमेरिका वैसे तो देखा जाए ट्रंप से पहले भी जो अमेरिकन प्रेसिडेंट रहे उन्होंने भी एक लिहाज से मल्टीलैटरल फोरम से उसको अपने मकसद के लिए ज़रूर इस्तेमाल किया था, लेकिन उसको पूरी तरह तस्लीम नहीं किया। लेकिन अब वापस उसी राह पे आएंगे जो बाइडन साहब, जहाँ पे मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन तो है उसमें शमूलियत रहेगी अब अमेरिका की। वो अलग बात है कि किस हद तक उसके साथ मिलकर करते हैं। दूसरी बात यह है कि ट्रंप के ज़माने में अमेरिका के जो ताल्लुकात थे उनके खुद वेस्टर्न अलाइज से बहुत ख़राब हो गए थे, वो बेहतर हो जाएंगे। जी जी। लेकिन अफगानिस्तान पे पॉलिसी में कोई तब्दीली वही रहेगी। जाहिद साहब ये तो बड़ी आप जो बात कह रहे हैं ये बड़ी बुनियादी है कि सबसे बड़ा जो लिंचपिन मसला था अफ़गानिस्तान का वो आखिरी दिनों में तो वही था अमेरिका की वहाँ से इनखला का, और ये और तो आपका मतलब दिस विल जारी रहेगा सही। ये हाँ, देखिए एक सबसे बड़ी बात है कि जो बाइडन की एक रही है, मतलब ये कि जब वो वाइस प्रेसिडेंट थे ओबामा के ज़माने में, तो उस भी जब 2009 में ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने जो फ़ौजें ज़्यादा बढ़ाने की जो बात की थी उसकी मुखालफत जो बाइडन ने की थी। और उसके साथ अगर आप देखें कि इस पूरे इलेक्शन कैंपेन में जो बाइडन के जो बयान था अफगानिस्तान के बारे में, एक हद तक उन्होंने तायीद की थी जो ट्रंप की जो पीस प्रोसेस था उसकी तारीफ की थी। अब उनका भी यही है कि वो वैसे ऑलरेडी अमेरिका की फ़ौजें जो है सिर्फ 4,800 रह गई हैं, और स्प्रिंग तक ये उम्मीद की जाती है कि सिर्फ 2,000 रह जाएगी। मेरे ख्याल ये है कि उस पर अमल दरामद होगा,
और उसी तरह चलेगी और इस पीस प्रोसेस को वो खत्म नहीं करेंगे। सिर्फ अप्रोच में जो तब्दीली आएगी वो ये आएगी कि ट्रंप साहब जो है वो ट्वीट के जरिए ऐलान करते थे कि कल फौजी अब वापस जा रहे हैं, वो नहीं होगा, बल्कि थोड़ी फौजें वहां पे रखेंगे एक हद तक, ताकि जो है काउंटर टेररिज्म के लिए इस्तेमाल हो सके। दूसरी एक और बात भी आ रही है, इनको दाइश पे बहुत वो है, तशवीश है। तो मेरा ख्याल ये कि ये तब्दीली इस हद तक तो अप्रोच में थोड़ी बहुत तब्दीली आएगी, लेकिन विड्रॉल में जो है फैसला जो हुआ है। अच्छा जाहिद साहब, ये बता दें, जो आप ये तो अमेरिका के अंदर के मामलात हैं, आप कह रहे हैं कि जो इंस्टीट्यूशनल स्टेट पॉलिसी है पाकिस्तान के साथ वही कंटिन्यू रहेगी जो बाइडन के दौर में भी, बिलखुसूस अफगानिस्तान के मैटर पे जो नज़रिया ट्रंप था और वो नज़रिया जो बाकी जिन ममालिक में उस तरह की हुकूमतें आईं, आपने आज आर्टिकल भी लिखा, उसमें लिखा कि वहाँ पे इकनॉमिक डाउन टर्न हुआ, बेरोज़गारी बढ़ी, लोगों में खौफ बढ़ा, और बिलखुसूस जो मुहाजिर कम्युनिटी और मुहाजिरों में भी मुसलमान हैं, अगर हम यूरोप की बात करें तो उनके लिए हालात खासे मुश्किल हुए थे। जो बाइडन की हुकूमत आने के बाद इस पे भी कुछ फ़र्क पड़ेगा? देखिए, इसमें थोड़ा सा फ़र्क तो ये पड़ेगा कि जो उन्होंने ऐलान किया है कि 4 इक़दाम वो फौरी तौर पे करेंगे जैसे सदर बनेंगे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत। नंबर 1, पेरिस के जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर एग्रीमेंट उसमें वापस जाएंगे। दूसरी बात ये करेंगे कि जो मुसलमान ममालिक पे जो वीज़े की पाबंदी लगाई थी उन्होंने ट्रंप ने, वो ख़त्म कर देंगे। तो इस हद तक तो जो ट्रंप की जो है बहुत ही जिसको कहते हैं जरहाना एक एंटी मुस्लिम पॉलिसी रही थी, उससे हटे के जो एक स्टेटस को जो अमेरिका की पॉलिसी है उस पर आ जाएगी। लेकिन इसमें ये बात तो है कि राइट विंग का जो आपने दूसरे ममालिक की मिसाल दी है, वो उनके अपने हालात की वजह से वहाँ पे राइट विंग जो तंजीमें हैं उनका उभार हुआ है। उसकी वजह तो है वो यही है कि उनके अंदरूनी हालात बहुत ज़्यादा अंदरूनी हालात ये इकोनॉमिक अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, ये सारी चीज़ें तो रहेंगी वहाँ पे। अब देखना ये कि इसका असर अमेरिका के उस पर असर तो पड़ेगा तब्दीली का। जी ठीक, जाहिद साहब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, बहुत शुक्रिया। जैन साहब आपका, जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब आपका, निज़ाम साहब आपका, आज के प्रोग्राम से इतना ही।